नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं वीना राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्जाम की और इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने आईपीसी चैप्टर नंबर 2। लास्ट सेशन में आपने देखा होगा मैंने आईपीसी चैप्टर नंबर 1 बताया था, आज मैं 2 बता रही हूँ। यदि किसी को नहीं मिलता चैप्टर 1 कहाँ है तो इसी के साथ एक लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आप चैप्टर नंबर 2 को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी चैप्टर नंबर 2। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से अपना बैरेक्ट ओपन कर लीजिए क्योंकि हम पढ़ेंगे बैरेक्ट के साथ साथ। ठीक है, कोई केस लॉस होगा तो डेफिनेटली मैं आपको लिखाऊंगी। चैप्टर 2 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन। देखिए चैप्टर 2 कहता है जनरल एक्सप्लेनेशन और चैप्टर 4 कहता है जनरल एक्सेप्शंस। दो अलग अलग चीजें। एक्सप्लेनेशन आपको बताता है कि मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीजें आपके बार बार काम आएगी। इट्स मीन सभी एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्लोज होता है, बट यहाँ पे डेफिनेशन क्लोज नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ध्यान रखिएगा, जनरली क्या कहा कि सभी एक्ट के अंदर डेफिनेशन क्लोज होता है जो डिफाइन करता है चीजों को। यहाँ पर डेफिनेशन क्लोज की जगह एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सबसे पहले आता है आपके पास सेक्शन नंबर 6। आप अपना बैरेक्ट ओपन कर लीजिए। सेक्शन 6 क्या कहता है, इस संहिता में एक बार जो आपके इलस्ट्रेशन दे दिए उसको उसी रूप में आपको समझना पड़ेगा। तो क्या क्या एक्सेप्शंस दे दिए। 6 कहता है एक बार एक्सेप्शन, ऑलवेज एक्सेप्शन। और सेक्शन 7 कहता है एक बार का सेक्शन 7 कहता है कि एक बार अगर किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, इलस्ट्रेशन कर दिया है तो उसी रूप में आपको समझना पड़ेगा। तो 6 कहता है एक्सेप्शन और 7 कहता है आपका एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है फिर से देखिए, सेक्शन 6 कहता है कि हमने आपको चैप्टर 4 दे दिया। क्या कर दिया है, हमने आपको चैप्टर 4 दे दिया है। तो अब चैप्टर 4 के अंदर लिखा हुआ है आपके एक्सेप्शन कि चैप्टर 4 के दायरे में जो भी आएगा वो ऑफेंस नहीं होगा। क्लियर? तो हम बार बार आपको हर एक सेक्शन में नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल सेक्शन 300 जो है वो कहता है मर्डर की डेफिनेशन और वहां पे मर्डर को डिफाइन किया गया। वहां पे कहीं नहीं कहा गया है कि अगर मर्डर है जो 7 साल से कम का बच्चा करता है, 7 to 12 इयर्स का बच्चा करता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 ने क्लियर कर दिए हैं। सेक्शन 6 ने क्लियर कर दिया है कि एक बार एक्सेप्शन जो चैप्टर नंबर 4 में दिए गए हैं वो सभी सेक्शन के साथ डीम्ड करते हुए आपको पढ़ना है। सभी सेक्शन के साथ डीम्ड करते हुए आपको पढ़ना है, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ सेक्शन 7 कहता है कि एक बार कहीं पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है तो वो एक्सप्लेनेशन सभी सेक्शन के साथ पढ़ा जाएगा, हमें बार बार अलग से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये कहता है एक्सेप्शन देन एक्सप्लेनेशन। ये एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन किसके लिए होता है, तो सेक्शन 8 कहता है जेंडर के लिए। क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है ये होता है जेंडर के लिए। जेंडर, जेंडर से कौन बनता है, तो सेक्शन 9 कहता है जेंडर से बनता है नंबर। नंबर से कौन बनता है, नंबर से बनता है सेक्शन 10 कहता है मेन एंड वीमेन। मेन और वीमेन से मिलकर कौन बनता है आपका पर्सन। मेन और वीमेन से बनता है पर्सन और पर्सन से बनती है हमारी सेक्शन 12 पब्लिक। पब्लिक है, सब जानती हैं ये पब्लिक है। पब्लिक पे कौन राज करता था पहले, सेक्शन 13 क्वीन राज करती थी। क्वीन हमारी क्या थी, गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 14 कहता है। फिर उस समय हमारे पास क्या था, उस समय हमारे पास था ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक था हमारे पास सेक्शन नंबर 15 ब्रिटिश इंडिया और देन था हमारे पास सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया तो हमारे पास कौन आया, जब हमने इन दोनों को हटाया तो फिर हमारे पास आया सेक्शन नंबर 17 में हमारी गवर्नमेंट। कौन आई, सेक्शन नंबर 17 में आई हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार सेक्शन 17 में। और सरकार कैसी थी हमारी, उसका नाम क्या था, इंडिया, भारत सरकार। 18 कहता भारत सरकार। 19 कहता है कि भारत का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, बट प्रेसिडेंट को जो अपन शपथ दिलाते हैं वो कौन होते हैं, हमारे जस्टिस होते हैं। तो 9 कहता है कि सबसे सर्वोच्च भारत का है जो हमारा जज साहब है। और जज साहब कहाँ बैठते हैं, तो 20 कहता है कोर्ट में बैठते हैं। कोर्ट में बैठते तो क्या कहलाते हैं, तो 21 कहता है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट। यहाँ क्रिमिनल में पब्लिक सर्वेंट पढ़ते हैं तो वहीं सिविल में 2 की 17 सीपीसी में पब्लिक ऑफिसर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता 22 पब्लिक सर्वेंट को क्या मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। वो कैसे उसको गेन करते हैं, रॉन्गफुली गेन नहीं करते हैं। तो अगला कहता है वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस नहीं करते हैं। और ये सारा काम कैसे करते हैं, डिसऑनेस्टली नहीं करते, ईमानदारी से करते हैं।
डिसऑनेस्टी से नहीं करते हैं। तो क्या कहा है यहाँ पे, किस यहाँ से हमारी सरकार रहती है, सरकार हमारी इंडिया है, इंडिया का सर्वोच्च न्यायाधीश साहब है, कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं, उनको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है। मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे गेन होती है, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल लॉ से, और ये सब काम कैसे होता है, डिसऑनेस्टी से। डिसऑनेस्टी करके वो क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंटली काम करते हैं। कैसे करते हैं, फ्रॉडुलेंटली काम करते हैं। फ्रॉडुलेंटली काम कौन करता है, जिन पे आप बिलीव करते हैं। तो कहते हैं रीजन टू बिलीव, जिन पे आप बिलीव करते हैं। बिलीव आप किस पर करते हो, अपनी वाइफ पे, पड़ोस की वाइफ पे थोड़ी, अपनी वाइफ, अपना क्लर्क, अपना सर्वेंट। तो आप करते हो वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट पर। वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट क्या करते हैं, वो काउंटरफिट करते हैं। क्या करते हैं, कोट करंट करते हैं, काउंटरफिट करते हैं। देखो आपको बैरेक्ट पे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है, तो वो काउंटरफिट करते हैं। बैरेक्ट ओपन करो, फिर आप कहेंगे मैं बोर्ड पर क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने पहले कहा बैरेक्ट साथ में रखना है, ठीक है। काउंटरफिट करके वो क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आजकल कैसे डॉक्यूमेंट बनने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बन गए। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना के उन्होंने क्या बना दी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना दी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना दी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किस रूप में बनी गई है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपकी किस रूप में बनी है, तो कहता है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपकी विल के रूप में बनाई है। किसके रूप में बनाई है, 31 कहता है विल बनाई है। ये सब कैसे किया आपने, एक्ट और ओमिशन करके किया। और एक्ट और ओमिशन कैसा है, सीरीज ऑफ एक्ट है, सीरीज और ओमिशन है। ये सब काम आपने कैसे किया है, कॉमन इंटेंशन से किया है। कॉमन इंटेंशन में क्या था, विथ नॉलेज था, विथ नॉलेज था। नॉलेज करके आपने क्या किया, पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन किया। पार्टली एक पार्टी ओमिशन आपने कैसे किया, दूसरे को कोऑपरेशन करके किया, संयुक्त होकर किया। और इस करके आपने क्या किया, बहती गंगा में हाथ धो दिया। ये क्या है, बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब कोई और व्यक्ति ऑफेंस कर, आपको लगता है मैं भी फायदा उठा लेता हूँ, मैं भी फायदा उठा लेता हूँ, और आपने वो फायदा उठाया। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ए और बी आपस में झगड़ा कर रहे थे, आप पास में खड़े थे, उनकी झगड़े का फायदा उठाया और आपने ए के हाथ में तलवार पकड़ा दी और ए ने बी को तलवार से मार दिया। तो आप भी ऑफेंडर है, माना आपके पास कॉमन इंटेंशन नहीं था, पर बहती गंगा में हाथ आपने भी धोया है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन पे भी झगड़ा हो रहा था उसने तलवार से मारा, कल्पेबल होमिसाइड, पर आपने तो मर्डर किया है। क्योंकि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे तो पनिशमेंट आपको भी बराबर मिलेगी। फिर आता है ये सब काम आपने कैसे किया, तो 39 कहता है यह काम वॉलेंटरी किया। वॉलेंटरी करके आपने किया क्या, 40 कहता है आपने ऑफेंस किया। किसने कहा ये ऑफेंस है, तो 41 कहता है स्पेशल लॉ ने कहा। और किसने कहा, 42 कहता है लोकल लॉ कहता है। क्या कहता है कि आपने, 43 कहता है आपने इलीगल काम किया, और 44 कहता है इलीगल काम करके आपने इंजरी कोज की। इंजरी किसकी होती है, 45 कहता है लाइफ की। उससे क्या होती है, 46 कहता है उससे डेथ होती है। फिर बचा कौन, सब मर गए, तो बोला एनिमल्स बच गए। अब एनिमल्स को क्या करेंगे, वेसल से लेके जाएंगे, क्योंकि 1860 में पानी ज्यादा, जमीन कम थी, हमको वेसल से लेकर जाएंगे। वेसल से कब लेके जाओगे, 10 दिसंबर को लेकर जाएंगे। ईयर और मंथ कब लेके जाओगे, तो 49 कहता है ईयर और मंथ कब और कौन से डे लेके जाओगे। 50 कहता है ये सब किसने बताया, सेक्शन में, धारा ने बताया। 51 कहता है अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें जो है शपथ पर कहना पड़ेगा, और पर कहना पड़ेगा, सारा काम तूने कैसे किया। 52 कहता है गुड फेथ में किया, और गुड फेथ में करते क्या हो गया, 52 कहता मैंने तो हार्बरिंग कर दी, मैंने तो हार्बरिंग कर दी। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप जो है चैप्टर नंबर 2 को पूरा याद कर सकते हो। पूरा चैप्टर 2 लिख दिया मैंने, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा सेक्शन निकला। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, तो बेटा इतना एक बार बताओ, मैं एक साथ 6 से 52 है कैसे लिख सकती हूँ। तो अपना बैग ओपन कर लेना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले एक बार फिर से आपके लिए बोलती हूँ, पहले स्टार्ट हिंदी मीडियम में। सबसे पहले एक बार अपवाद, ऑलवेज अपवाद। अपवाद के बाद आया स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण किसके लिए आया, जेंडर के लिए। यहाँ से प्री का पहला क्वेश्चन, ही में सी इंक्लूड है, वह ही में सी इंक्लूड है। पर एक बार बताओ, ही में सी है या सी में ही है, बट यहाँ पर क्या कहता है, ही में सी इंक्लूड है। फिर आता है नंबर, वचन। वचन में जब तक कि अन्यथा प्रयुक्त ना हो, सिंगुलर में प्लूरल और प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड है। एक वचन में बहुवचन, बहुवचन में एक वचन इंक्लूड है। इनसे बनता है मैन और वीमेन। लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम, पूछ लेते हैं पुरुष और
महिला के अंदर, पुरुष और स्त्री, किसी भी पुरुष का मतलब क्या था, किसी भी उम्र का नर, यानी जन्म लेता ही वो मैन है, किसी भी उम्र की नारी जन्म लेते ही वो नारी है, तो मैन और वीमेन आ जाता है। मैन और वीमेन से क्या बनते हैं, पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। ये पर्सन कौन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल, है कॉर्पोरेशन, कंपनी, बॉडी एटसेट्रा। देख इनसे बनती पब्लिक, लोग, लोग यानी कम्युनिटी, क्लास, तो लोग बन जाते हैं। लोगों पे राज कौन करता था, पहले हमारी रानी साहिबा करती थी, अब हट गई, रिपील हो गई। फिर रानी कौन थी भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट। एक वर्ड आया पे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, तीन वर्ड आता है आपके सामने। पहला आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक। दूसरा आता है पब्लिक सर्वेंट और तीसरा आता है पब्लिक ऑफिसर। तीन वर्ड आपके सामने, पहला आता है गवर्नमेंट सर्वेंट, दूसरा आता है आपके पास पब्लिक सर्वेंट और तीसरा आता है पब्लिक ऑफिसर। गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 14 आईपीसी, पब्लिक सर्वेंट सेक्शन नंबर 21 आईपीसी और पब्लिक ऑफिसर सीपीसी 2 का 70। हालांकि इस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन करप्शन एक्ट में भी दी गई है, पर थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पहली शर्त यह है कि उसको अपॉइंट होना जरूरी है, लाइक ए जज साहब। आप आरजेएस बनने जा रहे हो, आपका अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तभी आप गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तभी आप गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहलाए, गवर्नमेंट सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट आप अपॉइंटमेंट भी हो सकते हैं, आप डायरेक्शन में काम भी कर सकते हैं। और देन आता है पब्लिक ऑफिसर, लोक अधिकारी, सिविल मैटर में होता है, लोक अधिकारी सिविल मैटर में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, फिर आता है अपने 15 और 16 रिपील हो गए। क्या कहा, 15 और 16 रिपील हो गए, अब हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ से आती है हमारी सरकार। सरकार के अंदर हमारी कौन सी सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती है। उस सरकार का नाम क्या है, इंडिया। जब इस इंडिया आपके सामने आता है तो आपके दिमाग की बत्ती जलाओ। इस इंडिया को हमने आईपीसी में भी पढ़ा, सीआरपीसी में भी पढ़ा, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा और सीपीसी में पढ़ा। आईपीसी 18, सीआरपीसी 2F, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3, सीपीसी 27B, ठीक है। 21 जगह पे इंडिया पढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे जज साहब। ये जज साहब यहाँ पर भी हैं, ये जज साहब हमारे और कहाँ पर है, सीपीसी में भी है। सीपीसी में कहाँ पर है जज साहब, 2K7A में जज साहब भी हैं। जज कौन है, जो कोर्ट पे बैठता है, जिसको डेजिग्नेट किया गया है। जज कौन है, जो डिसीजन देता है और अपील न होने की वजह से उसका डिसीजन फाइनल हो जाता है। और जज कौन है, एक बॉडी बनी हुई है, बॉडी में से बहुत सारे लोग जो बैठ के हियरिंग करते हैं, उनमें से जो फाइनल डिसीजन देता है वो हमारा जज है। फिर आता है हमारे पास जज साहब, जो कोर्ट पे बैठते, जज साहब कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में बैठते हैं। तो हम दो डेफिनेशन पढ़ते, एक पढ़ते कोर्ट की डेफिनेशन, एक पढ़ते हाई कोर्ट की डेफिनेशन, अलग अलग जगह। कोर्ट की भी दो तरह के डेफिनेशन, एक कोर्ट की डेफिनेशन जहाँ जज साहब बैठते हैं वही कोर्ट है, ठीक है। एक जनरल एस्पेक्ट में मैं बात करूं, इसको छोड़ते हैं, तो जनरल एस्पेक्ट में कोर्ट से आप क्या समझते हैं, तो बोलते हैं जनरली कोर्ट का मतलब होता है हमारे पास सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, अथॉरिटी एंड ट्राइब्यूनल, ये जनरल है। बट यहाँ कोर्ट का मतलब है जहाँ पे जैसा बैठ के कार्रवाई करते वो हमारा कोर्ट है। फिर कोर्ट के अंदर कौन बैठता है, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। क्या गया अपना लोक सेवक, वो था गवर्नमेंट सर्वेंट, और ये है हमारा पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन है, पब्लिक सर्वेंट जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। एक तो खुद के इसके 12 पॉइंट है और राजस्थान के लिए 13 है, बाकी सबके लिए 12 है, राजस्थान में 13 भी है, ठीक है। अमेंडमेंट है राजस्थान का। देन आता है आपके पास 22 के तहत इनको क्या मिलती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मिलती है इनको, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पर भी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहाँ है पता आपको, सीपीसी में 2K13 में। कहाँ मिलती है, 2K13 में। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे ली जाती है, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल लॉस करके, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। इसमें क्या होता है कि जो आपका बेनिफिट उठाता पर्सन है वो उसके लिए एंटाइटल नहीं होता है, और जो एंटाइटल होता है उसको लॉस मिलता है, इसे बोलते हैं रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। और बेईमानी क्या कहते हैं, एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। क्या कहते हैं, एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे कहते हैं बेईमानी। ये क्या हो रहा है पता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। अब आप पूरा आईपीसी पढ़ेंगे तो वहां कोई वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो उस वर्ड्स का मीनिंग क्या, इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि थेफ्ट,
थेफ्ट की डेफिनेशन है 372 उसमें कहता है जो कोई भी डिसऑनेस्टली बेईमानी से, तो बेईमानी का वो मतलब बेईमानी क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया। इस डेफिनेशन में जो लिखा है वो वहाँ पे बेईमानी का मीनिंग बताता है। देन आता है बेईमानी का क्या क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंटली काम करते हैं, कपटपूर्ण, क्या वर्ड यूज किया, फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्ण। अब देखिए एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर है कपटपूर्ण, टीपी एक्ट सेक्शन नंबर 53 है कपटपूर्ण, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 17, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 17, इनके अंदर क्या दिया हुआ, फ्रॉड, कपट। यानी हमारे पास दो एक्ट है जिसमें फ्रॉड दिया गया है और दो एक्ट है जिसमें फ्रॉडुलेंट दिया गया है, ठीक है। देन आता है ये सब काम कौन करता है, फ्रॉडुलेंटली, जिस पे आप बिलीव करते हो, रीजन टू बिलीव होता है वही तो आपके साथ फ्रॉड करके जाता है। और रीजन टू बिलीव कौन किस पे करते हो, अपनी वाइफ, ना कि पड़ोस की, अपना सर्वेंट अपना क्लर्क के साथ करते हो। और जब भी करते हो तो ये आपके साथ क्या करते हैं, काउंटरफिट करते हैं, एक जैसी दूसरी चीज बना देते हैं। तो यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे काउंटरफिट, एक पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 463 फोर्जरी। हिंदी में देखिए गड़बड़ है, इंग्लिश में देखिए फोर्जरी काउंटरफिट कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में देखो एक है कूट रचना और एक है कूटकरण, एक है कूट रचना तो एक है कूटकरण। क्या है, कूटकरण। हम तो इसको अलग अलग करें तो कूटकरण, कूटना यानी मार, करण यानी नाम, करण तो कूट। देन आता है ये करके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर भी है, ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में भी है, बस दोनों में एक अंतर है। यहाँ पे लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, वहां पे लिखा फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। 29 है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी बनने लगे और ये सब क्या क्या करते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ना बहुत अच्छी बात करता है। ये आपके लिए राइट क्रिएट भी करता है तो ये आपके लिए राइट को छीनता भी है, दोनों है। ये सारा आप घर आपका हुआ या आज से इस घर में आपका कोई हक नहीं हुआ, दोनों ही वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। एक राइट क्रिएट करता है, एक आपके राइट को एक्सटिंग्विश करता है, लिमिटेड करता है, प्रोहिबिटेड करता है, दोनों आ जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेन के एग्जाम का क्वेश्चन है। देन आता है 31 के अंदर क्या बनाती है, विल तैयार हो गई, विल सिविल में भी आती है, विल क्रिमिनल में भी आती है। 32 33 दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक्ट और ओमिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट और ओमिशन? एक्ट कहता है कि ऐसा कोई एक्ट करना जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और ओमिशन लीगली बाउंड टू डू, यानी उस काम को करने के लिए आप लॉ के द्वारा बाउंड है फिर भी आपने उसको नहीं किया, तो यह है लीगली बाउंड टू डू। ये सब काम आपने कैसे किया, कॉमन इंटेंशन से। ये है आपका कॉमन इंटेंशन, रीड का क्वेश्चन है। कॉमन इंटेंशन मिनिमम कितने परसेंट चाहिए, इसमें मिनिमम वर्ड ही नहीं दिया कितने चाहिए, इसमें लिखा है सेवरल पर्सन, 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं लिखा है, सेवरल पर्सन लिखा है। और क्या कहता है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर जब आप उसको पढ़ोगे तब आपके सामने आएगा कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में क्या डिफरेंस है वो भी आ जाता है। देन आता है आपके पास 35 तक कॉमन इंटेंशन विद नॉलेज था, और इसमें जितना नॉलेज है आपके पास जो मिलके साथ में काम करेगा इक्वल लाइबिलिटी होगी। और 36 कहता है पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन। इट्स मीन मैंने आपको रिमांड पे लिया और मैंने आपको खाना नहीं दिया, तो पार्टली एक्ट किया, रिमांड पे लेना, और खाना नहीं देना ओमिशन करना। देन आता है आपके पास 37 क्या कहता है, कोऑपरेशन, कई काम में से एक में हेल्प कर देना, कई कार्यों में से एक में हेल्प कर देना। और देन आता है आपके पास बहती गंगा में हाथ धो देना, बहती गंगा में हाथ धोना, ए और बी के बीच झगड़ा होना और बीच में आपके फायदा उठाना। देन आता है आपके पास 39 सारा काम अपनी मर्जी से कैसे वॉलेंटरीली, ये वॉलेंटरी काम आएगा आपके काम हर्ट ग्रीवियस हर्ट, पूरा चैप्टर यही है। मैंने ये काम स्वेच्छा पूर्वक किया है, मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैं जानता था, मैं बिलीव करता था, इंटेंशन था, नॉलेज था, बिलीव था, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, जिस मीन से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ पक्का आदमी मरेगा ही मरेगा, तो ये है वॉलेंटरी काम किया। ये सब करके क्या कर दिया, ऑफेंस, क्या कर दिया, ऑफेंस। ऑफेंस की डेफिनेशन यहाँ पर भी है और कहाँ है, CRPC 2 के N में है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कौन बड़ी है, दोनों में IPC बड़ा है। क्यों, IPC कहता है एनीथिंग, जबकि क्या बोलते हैं CRPC कहता है एक्ट और ओमिशन, वो दो ही चीजों पे रुक जाता है, एक्ट और ओमिशन। जबकि यहाँ पे एनीथिंग जिसको लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाए गए हैं, लॉ मीन्स IPC, लोकल लॉ के द्वारा, स्पेशल लॉ के द्वारा। और लोकल स्पेशल लॉ कौन से, जिसमें 6 मंथ से अधिक की पनिशमेंट है। और मैं जितना भी बोल रही हूँ वो तभी याद होगा, समझ आएगा जब आपके पास बैरेक्ट हो, आपको पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा, शर्त है आपके पास बैरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन चलते हैं अपने 41, ये सब किसने का, स्पेशल लॉ ने। और लोकल लॉ में स्पेशल लॉ जो स्पेशल सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, लोकल लॉ जो जनरल एरिया पे अप्लाई होता है, ये सब्जेक्ट की बात करता है,
तो ये एरिया की बात करता है। 43 के तहत सब क्या किया आपने, इलीगल काम किया। इलीगल काम का क्या मतलब होता है, जो आपको सूट करने के लिए राइट क्रिएट करता है, एक्शन ले सकते हो। सिविल सूट क्रिएट करने के लिए भी आप एक्शन ले सकते हो। और किसके लिए इंजरी की, इंजरी 4 चीजों की इंजरी की जाती है। किस किस की जाती है, बॉडी की जाती है, माइंड की जाती है, और प्रॉपर्टी की जाती है, और रेपुटेशन की जाती है। तो ये इंजरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब चीटिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे तो यही 4 शब्द आपको पता होने चाहिए। देन आता है आपने इंजरी किसकी की, लाइफ की, इंसान की बॉडी को आपने इंजर किया तो मर गया। बच्चे कौन, जानवर बच गए। एनिमल्स कैसे लेके गए को, वेसल से लेकर गए। वेसल से कब लेके गए, कौन से ईयर और मंथ में लेकर गए। ईयर और मंथ की काउंटिंग कैसे करते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर से। एक कैलेंडर हम और पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं कैलेंडर, और ऑब्लिक करके देखो हम पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 24, वहां पे हम पढ़ते ग्रिगोरियन कैलेंडर, यहाँ पे हम पढ़ते ब्रिटिश कैलेंडर। और फिर आपको जब पकड़ा तो आपने ऑथरी, आपने क्या क्या आपने जब ये सब आपने काम कहा क्या, सेक्शंस में क्या, तो सेक्शन की डेफिनेशन कौन बताता, 50। जैसे सेक्शन की डेफिनेशन 50 में दी गई है, वैसे ही आर्टिकल की डेफिनेशन 366 के 3 में दी गई। यानी सेक्शन को डिफाइन करता है और आर्टिकल को डिफाइन करता है। देन आपने क्या किया, ऑथली के साथ में शपथ लेता हूँ कि मैंने जो कुछ किया गुड फेथ में किया। ये गुड फेथ सिविल में भी होता है, ये गुड फेथ क्रिमिनल में भी होता है। सिविल में कहाँ पढ़ने को मिलेगा गुड फेथ, लिमिटेशन एक्ट में, क्योंकि सिविल के अंदर प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, अपील, एप्लीकेट, एवरीथिंग आपको कहाँ मिलता है, लिमिटेशन में। जिसने लिमिटेशन का डेफिनेशन क्लोज याद कर लिया उसको आधा सिविल का नॉलेज मिल गया, ठीक है। और देन आता गुड फेथ में काम किया और फिर से क्या की, हार्बरिंग कर दी। और गुनहगारों को जवाब दोगे क्या, अपने घर पे पना, तो आप भी क्या माने जाओगे, ऑफेंडर माने जाओगे। तो ये छोटा सा एक चैप्टर है, याद करना इजी है। ये एक चैप्टर नहीं, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो इसी तरह से उसको याद करो। चैप्टर सबके टिप्स पे हो जाएगा, करने का एक वे होता है। फिर डिटेल आप अपने वेब से पढ़ सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि मैं पूरा पढ़ा दो, कई बार बच्चे मैसेज करते हैं यूट्यूब पर, ये पूरा पढ़ा दो, ये पूरा पढ़ा दो, ये चैप्टराइजेशन कर दो। बेटा आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हो, आप चाहते हो या कहीं से आपको मिल जाए आप पढ़ लें, बट बेटा हम लोग भी इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो हमें भी लगता है कि सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो कोचिंग को नहीं ना, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं ना, क्योंकि अब भी वकील, मैं भी वकील, कोर्ट जाके काम करे, घर पे बैठ के रखो। जब से कोरोना आ रहा है हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि काम तो हमें करना पड़ेगा। चाहे हम अपने लॉ का जो नॉलेज है वो अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं, या हम कोर्ट पे जाके वकालत के थ्रू कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं बेटा। तो इसलिए जब हम कोचिंग चलाते हैं, हाँ हम ये कहते हैं आप अधिक जानकारी के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। उसकी फीस होती है वो हमें देनी होती है। कोर्ट में भी अपन वकील साहब, अगर क्लाइंट आके कहेगा फ्री में काम कर दो तो कैसे काम चलेगा हमारा, नहीं चलेगा। हम तो वकील हैं और वकीलों का काम है भैया हम आपके लिए काम करके आप हमें पैसे दो, राइट। तो अब क्लासेस चलती रहती हैं, बहुत सारे बैचेस भी चलते रहते हैं। अभी नया बैच स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से। ये वीडियो जो है आज बना है हमारा 9 अक्टूबर को, और नया बैच हमारा स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ उसके अंदर जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं मैं कैसा पढ़ाती है, जो हम पढ़ाते हैं वो लाइव क्लासेस होती है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो कई बार लगता है मेरा नेट प्रॉपर चल पाएगा नहीं, मैं मोबाइल पे क्लासेस ले सकता हूँ, नहीं है लैपटॉप चाहिए तो मोबाइल पे भी ले सकते हो। तो उसके लिए हमने 3 डेज के लिए एक टाइम दे रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप 3 दिन क्लासेस ले सकते हैं, जिससे आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं। आपको लगता है हाँ कंफर्टेबल मुझे सुनाई दे रहा है तो देन आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। नंबर है आपके 9950574460 पे। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके आप डेमो ले सकते हैं, 3 दिन क्लास में बैठ कर देख सकते हैं और आपको लगे कम्युनिकेशन सही हो रहा है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प करेगा और बैक लेकर बैठिएगा साथ में, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा, इसकी मीनिंग, क्योंकि मैंने इसके जिस्ट सबके दे दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।